फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लिए जाते हैं। और जिन फैसलों को दिल और दिमाग दोनों ही सहारा दे, उन्हें बदला नहीं जा सकता। और एक बार अगर ऐसा फैसला ले लिया जाए तो फिर ना अंजाम की परवाह होती है और ना ही नतीजे का डर। सुनो, मुझे जाने दो प्लीज। देखो तुम्हें जितना पैसा चाहिए था तुम्हें वो मिल गया है ना, अब मुझे जाने दो। नहीं, मुझे मारना मत प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। नहीं रुक सकते। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आपकी आजादी की खुशी में एक एक हो जाए। पी ली मैंने, अब जाऊं ना मैं? निकलो। सरपंच जी। अरे कविता, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? हमारे वो और देवर जी अभी तक खेतों से लौट कर नहीं है, हमें बहुत घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं भी बिट्टू माली और लोगों को लेकर खेतों पर जाता हूँ और उन दोनों को ढूंढ कर लाता हूँ। तुम्हें कहा दूं तब तक मेरे घर में ही बैठो। ये दोनों कहाँ गए होंगे? रामपाल, रामपाल भाई कहाँ हो? रामपाल भाई, श्यामपाल जी, श्यामपाल भाई कहाँ हो? रामपाल, रामपाल भाई कहाँ हो? श्यामपाल, रामपाल कहाँ हो? श्यामपाल भाई, रामपाल, रामपाल भाई कहाँ हो? रामपाल भाई, अरे भाई रामपाल गाँव, श्यामपाल भाई, ठीक है रामपाल जी। अरे ये तो रामपाल है, इसकी तो साथ में नहीं चल रही। निरंजन, पुलिस को फोन लगा और सुन, मेरे घर से इसकी पत्नी कविता को बुला के ला, उसको वहां कुछ बताना। जा जल्दी से चल। रामपाल जैसे रसूखदार इंसान की हत्या ने गांव के लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया था। आखिर रामपाल की हत्या किसने और क्यों की थी? रामपाल का भाई श्यामपाल कहां था? क्या रामपाल की हत्या उसी ने की थी या करवाई थी? पुलिस के लिए उलझनों की तो बस अभी शुरुआत थी। आइए साहब। पीछे हटिए आप। आसपास सर्च करो सब। इसी रस्सी से इसका गला घोंट के मारा गया, तो बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नजर नहीं आए। मुझे लगता है रामपाल के साथ कोई और भी था यहाँ, पर रामपाल का छोटा भाई श्यामपाल भी गायब है। रामपाल की लाश तो हमें यहाँ मिल गई, पर श्यामपाल को हम ज्यादा अंधेरे में ढूंढ नहीं पाए। सर जल्दी यहाँ आइए।
साहब ये तो श्यामपाल है। तेरी जिंदा है यादव, इससे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाओ, हो सकता है बच जाए। सर ले जाओ, आप नीचे हाथ लगो, ले जाओ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों भाइयों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो, जिसके बाद रामपाल को उसी के भाई श्यामपाल ने मार दिया और श्यामपाल जानबूझकर ज्यादा शराब पीने के बाद बेहोश हो गया, जिससे उस पर शक ना हो सकता है। विकास, उस रस्सी और बॉटल्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेजाओ। ये पता लगवाओ कि उन पर इन दोनों भाइयों के फिंगरप्रिंट्स हैं या फिर ये सब किसी और का किया धरा है। ओके सर। हमको अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? हाँ अंदर नहीं, ठीक रुकना, जाना नहीं, हम आ रहे हैं, जाना नहीं हम। हाँ अब मारो उस पैर से। हाँ, अब आ दो, अब गृह परिवेश करो। मैं सामान लेके आता हूँ। बिट्टू तुम्हें देखेगा ना तो बहुत खुश होगा। अरे तुम्हारी चप्पल भी। कविता जी, हम समझते हैं कि आप इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन आपके पति के कातिलों तक पहुंचने के लिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कल रात को हुआ क्या था। कल रात को जब बहुत देर तक मेरे पति और मेरे देवर खेत से घर लौट कर नहीं आए तो मैं सरपंच जी के यहाँ मदद मांगने गई थी। सरपंच जी! अरे कविता, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? रात को बिल्कुल के पास हुआ तो रामपाल और श्यामपाल के बीच सब कुछ ठीक था? दोनों के बीच में कोई तकलीफ नहीं थी। श्यामपाल तो अपने बड़े भैया की बहुत इज्जत करते थे। जिस तरफ आपका इशारा है वो तो होना संभव है। सरपंच साहब जी, आपको किसी पे कोई शक? नहीं सर, रामपाल और श्यामपाल के साथ इस गांव का तो कोई व्यक्ति कुछ करने वाला नहीं था। रामपाल जी के लोग बहुत इज्जत करते थे, बहुत रसूखदार शख्स था वो इस गांव का। रसूखदार और अच्छे लोगों के कत्ल नहीं होते क्या? सर ये बंसी है, रामपाल के खेतों का रखवाला। साहब, रामपाल जी और श्यामपाल जी अपने खेतों से निकल गए थे, फिर यहाँ रास्ते में क्या हुआ नहीं पता। तो रामपाल और श्यामपाल के बीच कुछ खास नहीं हुई थी? कभी नहीं साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, अगर रामपाल को श्यामपाल ने नहीं मारा तो जरूर हत्यारा कोई तीसरा ही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है विकास कि अगर हत्यारा कोई तीसरा है तो उसने सिर्फ रामपाल को क्यों मारा, श्यामपाल को जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्या उसकी दुश्मनी सिर्फ रामपाल से थी? लेकिन इन सभी सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब श्यामपाल होश में आएगा। तब तक इन दोनों भाइयों के बारे में गाँव वालों से पता करते हैं। राइट सर? सब कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं है। मतलब? सब ऊपर से तो पूरा परिवार काफी खुश और मिलजुल के रहने वाला लगता था, अंदर क्या चल रहा किसे पता। सब मुझे देवर भाभी का कोई चक्कर ही लगता है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? दोनों हम उम्र थे, जो रामपाल चाचा के साथ कौन शादी करता। अच्छा, ये रामपाल और श्यामपाल का आपस में रिश्ता कैसा था? श्यामपाल की उम्र 40 साल की हो गई और उसकी शादी नहीं हुई। न खुद का घर, न खुद का पैसा। उसने अपनी पूरी जिंदगी रामपाल के भरोसे रखी। और सब कहता है कि जो आपको पालता है, पोसता है, खिलाता है, पिलाता है,
कि अच्छी बातें बुरी बातें माननी पड़ती। और वैसे भी कौन से दोनों सगे थे? साहब भाइयों के बीच का तो पता नहीं, लेकिन साहब पिछले महीने की बात है। शंभू सिंह की लड़की सिमी का राजेंद्र नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, तो मामला पंचायत में गया। सरपंच जी, ये लड़का दूसरी जाति का है और दूसरी जाति के घर में मैं अपनी बेटी का ब्याह कभी नहीं करूंगा। माफ कीजिएगा सरपंच जी, मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे शंभू की सोच बिल्कुल सही नहीं लगती। उसकी बेटी सिमी अगर इस लड़के से प्यार करती है तो दोनों की शादी करवाने में कोई बुराई नहीं है। लड़का पढ़ा लिखा है, शादी के बाद भी लड़की का ख्याल रख सकता है। तो दोनों मालिक है, कानून में भी अपना फैसला खुद कर सकते हैं। काय का फैसला? हाँ, काय का फैसला? बदनामी तो हमारी होगी ना, तुम्हारा क्या जाता है? उनको गलत सोच रहे हो। अगर इस लड़की की बदनामी हुई तो सिर्फ तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, पूरे गांव की बदनामी होगी। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, पूरे गांव के बारे में सोच रहा हूँ। हम रामपाल जी के फैसले के साथ हैं। हम रामपाल जी के फैसले के साथ हैं। रामपाल जी के फैसले के साथ हैं। रामपाल, तुम्हें मेरे घर के निजी मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। रही बात पंचायत की, तो मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ, किसी की कोई जरूरत नहीं है। चल चल। उसके बाद शंभू सिंह ने सिमी को घर से निकलना बंद करा दिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सिमी भाग के राजेंद्र के साथ शादी कर ली। ये शंभू सिंह रहता कहाँ है? हाँ साहब, उधर रहता है। हाँ सर, तो रामपाल को तो अपने काम से कम रखना आता ही नहीं था। वो हर वक्त गांव के हर एक मामले में अपनी टांग अड़ाते रहता था। इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया? अरे नहीं साहब, अब ये सब क्या बोल रहे? मैंने किसी को नहीं मारा। तुम कहोगे और हम मान लेंगे। अरे नहीं साहब, आप मगर हमने नहीं मारा। हम कल रात को तो घर पे थे। अब चाहे तो हमारी पत्नी से पूछ लीजिए। वो क्या है ना साहब, हमारी बेटी की तबीयत कल से खराब है, हम दोनों जन उसी की देखभाल में लगे थे। क्या है ना, यहाँ ज्यादा बिजली बंद होती नहीं है, पर आज पता नहीं क्यों। तुम ये लो ना, ऐसा करो ना। शायद बिट्टू आ गया। बिट्टू आओ। बिट्टू, वो तुम्हारी मम्मी है, जाओ गले मिलो। वो बहुत छोटा था ना जब तुम चली गई थी, शायद पहचान नहीं रहा। जाओ बेटा, मम्मी। हाँ, जाओ जाओ जाओ। सुनिए ना, वो हमको ना एक मोबाइल फोन चाहिए अभी। बस इतनी सी बात, हम अभी जाके ले आते हैं। तुम एक काम करो, तब तक तुम बिट्टू के साथ खेलो, हम मोबाइल लेके आते हैं। मोबाइल लेके, कपड़े तो बदले नहीं, अभी लेके आते हैं। सर, मैंने शंभू के कॉल रिकॉर्ड और फोन लोकेशन डिटेल चेक किए और उसके पड़ोसियों से भी बात की। दोनों से कंफर्म है कि वो मर्डर वाली रात अपने घर पे ही था। विकास, आजकल टीवी और फिल्में देखकर बच्चों को भी पता है कि मोबाइल से लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। रामपाल का दिया घाव सिमी की शादी के बाद शंभू के लिए नासूर बन गया था। हो सकता है उस रात अपने इसी घाव के इलाज के लिए वो घर से निकला हो। सर, श्यामपाल और कविता, ये दोनों कई सालों से एक ही घर में रह रहे हैं। हो सकता है इस मर्डर के पीछे देवर भाभी के प्रेम प्रसंग वाला कोई एंगल हो, क्योंकि श्यामपाल और कविता की उम्र लगभग एक ही है, वहीं रामपाल कविता से उम्र में काफी बड़ा है। हेलो हेलो मेरी रानी। गुड्डू, और कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर एक दिन भी ना 100 दिन के बराबर है। ये आदमी इतना चिपकू है कि एक मिनट भी पीछे नहीं छोड़ता। अरे ये तो तुम्हारा ही आइडिया था ना। गुड्डू, हम इस आदमी को और नहीं झेल सकते। बस जिस झंझट और झमेले से हम भागे थे ना, हमें वही वापस आना पड़ा। मेरी जान, तुम चिंता मत करो, जैसे ये खेल खत्म हो जाएगा ना, हम दोनों फिर एक साथ में। ठीक है, तुम बम बनाने का सारा सामान भिजवाओ, एक धमाका करना है। लगता है राजेश जग गया, हम बाद में फोन करते हैं, ठीक है? एक तरफ एक संदिग्ध महिला रानी अपने परिवार से कई सालों बाद मिली थी। इतने सालों वो कहाँ रही थी, क्या चल रहा है उसके मन में,
दूसरी तरफ रामपाल की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही थी। पुलिस के हाथ आती हर लीड एक डेड एंड पर जाकर रुक रही थी, लेकिन पुलिस ने अपने तजुर्बे से एक के बाद एक कड़ियां टटोलनी शुरू कर दी। जैन सर मैंने कविता और शामपाल दोनों के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल चेक की, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं जिसके बिना पर उन पर शक किया जा सके। और सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वारदात पे मिली दोनों शराब की बोतल्स में स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस मिले। फॉरेंसिक टीम का कहना है कि रामपाल और श्यामपाल दोनों को बेहोश करने के लिए कम से कम 8 से 10 गोलियों का इस्तेमाल किया गया है। तो रामपाल और श्यामपाल दोनों की बॉडीज में उन पिल्स के ट्रेसेस मिले? यस सर, दोनों बोतल्स में पिल्स मिक्स की गई थी, जिसके बाद वो शराब पीते ही दोनों बेहोश हो गए। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मैंने अपने कुछ कांस्टेबल्स को क्राइम सीन पे दोबारा विजिट करने के लिए भेजा, जहां से कुछ ही दूरी पर उन्हें एक शराब की बोतल और मिली है। ये देखिए सर, इस बोतल को इतने अच्छे तरीके से साफ किया गया है कि इसके फिंगरप्रिंट्स भी मिट गए हैं। और ये उसी ब्रांड की बोतल है जो बोतल हमें क्राइम सीन पर पहले मिली थी। और हाँ सर एक बात और, ये ब्रांड लोकली अवेलेबल नहीं है। ये ब्रांड अगर लोकली अवेलेबल नहीं है तो ये बात तो साफ है कि उस रात कोई तीसरा आदमी ये शराब लेकर बाहर से आया था या फिर बुलाया गया था। स्ट्रेंज, एक छोटे से गांव में मर्डर की इतनी बड़ी तैयारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रामपाल के मर्डर में श्यामपाल का कोई हाथ है और उसने इस काम में किसी तीसरे शख्स की मदद ली है? और प्लान के मुताबिक उस रात श्यामपाल वो शराब पी के बेहोश हो गया जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी। चलो एक बात तो साफ हो गई कि उस रात रामपाल और श्यामपाल के अलावा वहां कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था। अब हमें पता ये लगाना है कि यह हत्या श्यामपाल के इशारे पर हुई थी या फिर उस तीसरे आदमी का रामपाल के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, श्यामपाल को होश आ गया, उसे घर ले गया अभी। हेलो, देखो हमारी बात सुनो। देखो जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ। हम सब कुछ भुलाकर हम तुम्हारे पास वापस आने को तैयार है। बार बार फोन करना बंद करो। देखो मैंने अपना फैसला तुम्हें सुना दिया है। अब जरा सी भी शर्म है ना तो चुल्लू पर पानी में जाके डूब मरो। और हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तुम जैसी गिरी हुई औरत के लिए मैं फिर से अपनी बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता। रखो फोन और आज के बाद कभी फोन करने की कोशिश मत करना। साला अपनी बीवी के लिए हमको धोखा देगा, हाँ? हमको छोड़ के चला जाएगा। बस बहुत हो गया। साला हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, अब तो ना हम बस उड़ाएंगे। अब उड़ाएंगे। श्यामपाल आइए। श्यामपाल, इंस्पेक्टर साहब मिलने आए। बताइए क्या हुआ था उस रात? रात साहब हमेशा की तरह खेतों पे बहुत काम था। हम कोई आधा घंटा देरी से निकले थे, घर की तरफ बढ़ ही रहे थे साहब कि अचानक एक सुनसान जगह पे भाई साहब को किसी से बातें करते हुए देखा। अरे श्यामू आ, जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ बैठ। श्यामू, ये प्रताप भाई है। इनका गौसगंज में बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन हमारे प्रताप भाई अब गौसगंज में रहने वाले नहीं हैं। ये अब लखनऊ में जाके रहने वाले हैं। तो एक ऐसे इंसान की तलाश है जो इनके बने बनाए बिजनेस को बिल्कुल बढ़िया से संभाल ले। उसके बदले ये मुनाफे का 70% देने को तैयार है। समझ गया ना? क्या सोचता है? अरे हमें तो लगता है ये हमारे लिए बहुत बढ़िया सौदा होने वाला है?
भाई साहब, अरे इतना मत सोचिए, बहुत फायदे का सौदा है। अरे ले श्याम, अब भैया की बात टाल नहीं सकते थे साहब। उन्होंने कहा तो बोतल हमने हाथ में ले ली। 3-4 घूंट पिए थे साहब कि सर चकराने लगा। हमें पेशाब जाने की जरूरत महसूस हुई तो हम झाड़ियों की तरफ गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कुछ ऐसा लगा जैसे सब कुछ घूम गया, दुनिया पलट सी गई थी। उसके बाद खुद को हॉस्पिटल में पाया। उस दिन पहली और आखिरी बार अगर भैया को ना बोला होता तो भैया आपने उस आदमी का चेहरा देखा था? नहीं साहब, उसने गमछा लपेटा हुआ है। श्यामपाल, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अपने बड़े भाई की गुलामी करते करते थक गए थे, आजादी चाहते थे। वैसे भी तुम दोनों भाइयों का रिश्ता सौतेला ही था। आप अब में शक कर रहे हैं साहब? हम शक क्यों ना करें? उस कातिल ने सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई को मारा, तुम्हें सिर्फ बेहोश करके छोड़ दिया। और हैरानी की बात है कि तुमने उस आदमी के साथ बैठ के शराब पी, लेकिन उसका चेहरा तुमने नहीं देखा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तुम्हारी नजर अपने बड़े भाई की प्रॉपर्टी और उसकी बीवी पर थी? क्यों? यही प्लान था ना तुम दोनों का? प्लान? कौन सा प्लान? हम रामपाल जी से बहुत प्यार करते थे और मरते दम तक करते रहेंगे। रामपाल जी के साथ अगर किसी ने हमारा नाम भी सुन लिया तो गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। हम रामपाल जी को कभी धोखा नहीं दे सकते थे। उन्होंने हमारा हाथ उस वक्त थामा था, पूरी दुनिया हमारे हाथ से छूट चुकी थी। एक बेबस विधवा की मांग में सिंदूर भरा था, मुझे दोबारा सुहागन बनाया था। हमारे भैया हमारे पिता के समान थे साहब। पहली भाभी की मौत के बाद उन्होंने खुद को काम में डुबो सा लिया था। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना साहब, ये सब हमारे भैया ने अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया। चलो उनका तो समझ में आता है, लेकिन तुमने शादी क्यों नहीं की? कविता के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हमारे और हमारे भाभी के बीच में कभी कुछ नहीं था और नहीं हो सकता है साहब। भाभी ही क्या, किसी भी लड़की के साथ हमारा कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी औरत के लायक नहीं है साहब। फिर नई कहानी। सर, ये रामपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि उसकी बॉडी में शराब के साथ साथ नोलेन सिम नाम की स्लीपिंग पिल्स भी काफी मात्रा में मिली हुई थी, जिसकी वजह से रामपाल अनकॉन्शियस हो गया और फिर हत्यारे ने रस्सी की मदद से उसका गला घोंटकर उसको मार डाला। सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 8 जुलाई की रात 12 से 2 बजे के बीच हुई थी। सर, मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सर, आज से 6 महीने पहले मैं मुरादाबाद में पोस्टेड था, जहां पर डॉक्टर अवस्थी का मर्डर केस आया था। डॉक्टर अवस्थी को किडनैप करके उनका मर्डर कर दिया गया था। सब वो मर्डर और ये मर्डर एक तरीके से किए गए हैं। सेम ब्रांड की दारू यूज की गई है, सेम स्लीपिंग पिल्स यूज की गए हैं, और तो और गले पे जो रस्सी है उसका नॉट का तरीका भी सेम तरीके से बांधा गया है। सर, इतनी सारी बातें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती ना। सर, उस केस में हमने संदीप सिंह को और उसके गैंग को अरेस्ट किया था। गुड ऑब्जर्वेशन यादव। एक काम करो, मुरादाबाद पुलिस डॉक्टर अवस्थी के मर्डर केस की फाइल यहाँ मंगवा लो। देखते हैं हमारे यहाँ क्या लगता है। सर, पुलिस कांस्टेबल यादव की सतर्कता ने इस केस को एक नई दिशा दी थी। क्या उसका शक सही था या फिर रामपाल की मौत के पीछे कुछ और ही राज दफन थे? दूसरी तरफ रानी किस धमाके की साजिश में लगी थी? ये दिवाली नहीं है जो पटाखे फोड़ना, बड़ा धमाका करना है, बहुत बड़ा धमाका। इसलिए अब तुम हमको ये बताओ कि सामान क्या क्या चाहिए। क्या सिर्फ आधा किलो बस होगा? हाँ, और अच्छा सुनो, हम तुमको बाद में फोन करते हैं। काफी देर से खटखटा रहा था, क्या कर रही थी? तुमसे मतलब? नहा रहे थे हम। कोई तकलीफ?
नहीं, तकलीफ कैसी? अब तो तुम घर आ गई हो, मेरा मतलब अपने घर आ गई हो। तुम एक काम करो, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूं। हाँ, और हाँ, वो काफी अच्छी लग रही हो। विकास, कुछ मिला? सर, ये मुरादाबाद के डॉक्टर अवस्थी मर्डर केस की फाइल है। इस केस को मैंने अच्छे से स्टडी किया सर। ये संदीप, जिसने डॉक्टर अवस्थी का मर्डर किया, सर ये शुरू में मुरादाबाद की पटाखों की फैक्ट्री में काम करता था और वहीं काम करते करते इसने फैक्ट्री में काम करने वालों के साथ अपना खुद का एक गैंग बनाया और फिर डॉक्टर अवस्थी को अगवा करके उनके घर वालों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जैसी फिरौती मिली उसने डॉक्टर अवस्थी को मार दिया। उसके बाद वो हिसार भाग गया, जहां से मुरादाबाद पुलिस ने उसे दर्द हो गया। सर मामला अभी अंडर ट्रायल है, लेकिन 2 महीने पहले से कोर्ट से बेल मिल गई। लेकिन रामपाल मर्डर केस में किसी तरह की फिरौती की डिमांड नहीं की गई। अगर संदीप ने रामपाल को मारा है तो संदीप को इस बात से क्या फायदा हुआ होगा? सर हो सकता है ये फायदा संदीप को श्यामपाल से मिला हो। मतलब श्यामपाल ने संदीप को हायर किया हो। यू मीन टू से कॉन्ट्रैक्ट के लिए? पॉसिबल है सर। एक काम करते हैं, इस केस की फाइल को एक बार दोबारा गो थ्रू करते हैं। अक्सर संदीप सिंह जैसे छोटे मोटे गैंगस्टर अपना सिम तो चेंज करते हैं लेकिन अपना फोन चेंज नहीं करते। एक काम करो, डॉक्टर अवस्थी मर्डर केस के जितने भी कल्प्रिट हैं उन सबके फोन्स का IMEI नंबर ट्रेस करो। ये पता लगाने की कोशिश करो कि हाल फिलहाल में ही उनमें से कोई भी फोन इस एरिया में एक्टिव हुआ है। ओके सर। सब माल बराबर है? हाँ हाँ, सब बराबर है। ज्यादा पकड़ो। चल। सर, मुरादाबाद के डॉक्टर अवस्थी केस में जितने भी फोन नंबर्स और फोन यूज हुए थे, मैंने उन सबके IMEI नंबर ट्रेस किए। सर उस मर्डर के बाद उनमें से दोबारा ना तो कोई नंबर यूज हुआ और ना ही कोई फोन। लेकिन सर इस इन्वेस्टिगेशन में एक लीड हाथ लगी है। सर ये संदीप सिंह डॉक्टर अवस्थी मर्डर केस में एक नंबर पर लगातार टच में था और जिस फोन से यह नंबर यूज किया जा रहा था, जब मैंने उसका IMEI नंबर टेस्ट किया तो एक हैरान करने वाली बात पता चली। मैं आपको बताता हूं सर, डॉक्टर अवस्थी संदीप अपने फोन से लगातार एक रैंडम नंबर के टच में था। अभी संदीप का फोन तो बंद है, लेकिन मैंने चेक किया कि इस रैंडम नंबर के फोन पे लगातार टाइम टू टाइम सिम चेंज हो रहे थे। सर इसने जितने भी सिम लिए वो सारे सिम फेक आईडीज देकर खरीदे गए। लेकिन इसे हैरानी की बात यह है कि उन सारे फेक आईडीज पर एक ही फोटो यूज किया गया और ये फोटो किसी लेडी का है जिसकी फोटो और सर रामपाल के मर्डर के वक्त भी ये फोन आदमपुर में एक्टिव था जहां पे रामपाल का मर्डर हुआ। विकास, तुमने एक बात नोट की, मुरादाबाद मर्डर केस के वक्त संदीप के फोन और इस फोन की लोकेशन कई बार सेम रही है। जो भी इस फोन का इस्तेमाल कर रहा है वही हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। विकास, इस औरत की फोटो दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार पुलिस ने सर्कुलेट करवाई और पता लगाओ कि इसकी असली पहचान क्या है। ओके सर। एक तरफ जहां रानी अब आदमपुर पुलिस की हिट लिस्ट में थी, वहीं दूसरी तरफ वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगी थी। एक सीधी सादी दिखने वाली महिला का एक गैंगस्टर संदीप सिंह से क्या संबंध था? क्या रामपाल की हत्या में उसी का हाथ था? अब वो क्या करने वाली है? क्या पुलिस वक्त रहते उस तक पहुंच पाएगी? पहचानते हैं इसे?
नहीं साहब, हम इसे नहीं जानते। और इसे? इसके भी सर। सर इन दोनों में से हमने किसी को भी पहले नहीं देखा। सर, मदन सिंह का फोन था। ये औरत जहां किराए पे रहती थी उसका पता चलता। बुद्धू, कैसा सामान भेजा है तुमने? हाँ, बोला था गली उड़ा दूंगा, ये उड़ा दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं उड़ा। अरे हमने पूरा सामान थोड़ा ही भेजा था। हमने कहा था ना हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर कहा जरूरत थी 4 बनने की। अच्छा ठीक है, जो भी करना है ना जल्दी करो। यही घर बताया था ना? हाँ सर, घर तो यही है। सर, ये आदमी यहाँ बगल में रहता है। यहाँ जो लोग रहते थे आप उन्हें पहचानते हैं? हाँ, शंकर और रानी थे। ये रानी है? हाँ, ये रानी। ये शंकर है? नहीं, ये शंकर नहीं। तो यहाँ जो आदमी रानी के साथ रहता था उसका स्केच बनवा सकते हैं? नहीं साहब, इतना बार तो वो लड़के को देखा भी नहीं। ठीक है, शुक्रिया। विकास, इसका मतलब है यहाँ संदीप अपना नाम बदल के नहीं रह रहा था। ये शंकर कोई और ही है। बाबू, मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुम बाजार में जाके मेरे लिए कुछ ताजा लेके आओ। ताजा चाट लेके आओ। हाँ चलेगा। और तुम्हारी वो तीखी वाली मिर्ची भी डल दूंगा। हाँ? क्या हाल है मेरी जान? कैसी गुजर रही है रातें अपनी पुराने पति के साथ? अच्छा, हमने आपको बोला था वो सामान लाने के लिए, बुलाया? ये रहा वो सामान। अब तुम्हें धमाका करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरा बदला जरूर पूरा होगा। सर, रामपुर के पुरानागंज थाने से फोन था। रानी की फोटो उनके थाने में एक बहुत पुरानी दर्ज हुई मिसिंग कंप्लेंट से मैच होती है और ये रिपोर्ट उसके पति ने दर्ज करवाई। पति ने? हाँ सर। क्या नाम है उसके पति का? राजेश। लीगर? हाँ सर। जी कहिए। हमें आपकी पत्नी रानी के बारे में कुछ बात कर। रानी के बारे में क्या बात करनी है सर? रानी एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। सर, हमारी शादी 2009 में हुई थी। रानी का मायका सीतापुर में। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। इतनी खूबसूरत लड़की ने हमसे शादी के लिए हाँ बोला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। सर, हम तो पहले दिन से ही उसके दीवाने थे। सर, फिर 1 साल बाद हमारा बच्चा हुआ। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन हमारा चचेरा भाई संदीप आया। जब से उसका आना जाना इस घर में शुरू हुआ सर, सब बदल गया। क्या नाम बता देंगे? संदीप सिंह। तो ये कनेक्शन है रानी का संदीप से? सर, संदीप तो उसे शुरू से ही पसंद करता था। वो तो रानी पे डोरे भी डालता था। देखिए तो संदीप जी हमारे लिए कितना महंगा तोहफा लाए। बहुत ही सुंदर है, हमें बहुत अच्छा लगा। और भाभी जी, ये भी आपके लिए। हमारे लिए? शुक्रिया संदीप जी, हमको ना आपके सारे तोहफे बहुत ही अच्छे लगे। पर संदीप, जरूरत नहीं थी इतने महंगे गिफ्ट लेके आने की। जरूरत नहीं मतलब? आप तो हमारे लिए कुछ नहीं लाते हो। अगर ये हमारे लिए तोहफा लाए तो दिक्कत हो रही है आपको। आपसे ना बात करने मुश्किल है। अरे नहीं, हमको कोई तोहफा नहीं चाहिए। सर, हमारी इतनी आमदनी नहीं थी कि हम रानी को इतने महंगे महंगे तोहफे दे सके। और इस संदीप ने तो रानी पे जादू कर दिया। रानी भाग गई और उसके 2 दिन के बाद संदीप भी भाग गया। इसी के चलते हमने रानी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन लोकल पुलिस ने हमें बताया कि जब से तुमने रानी की एफआईआर दर्ज करवाई है उसके बाद से एक बार भी तुम रानी के बारे में पूछने नहीं गए। ऐसा क्यों? सर, रानी के भागने के कुछ दिन के बाद मुझे उसका फोन आया था। उसने कहा था कि हम उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। उसने तो ये भी कहा था कि उसने संदीप से शादी कर ली है। सर, किसी को इस बात का पता ना चले और
हमारे खानदान की बदनामी ना हो, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में नहीं गया सर। फिर उसके 1 साल के बाद संदीप हमसे मिलने के लिए आया। उसने हमें बताया कि रानी ने उसे भी छोड़ दिया है। संदीप ने बताया कि जब वो किशनगढ़ में था और रानी कोई जॉब कर रही थी तो वो आदमपुर के किसी आदमी के साथ चली गई है। सर संदीप कुछ दिनों के लिए यहीं रहा, फिर चला गया। उसके बाद संदीप ने रानी ने कभी तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? कुछ दिन पहले संदीप ने हमें फोन किया। राजेश भाई मुझे माफ कर दो, जिस आदमी के लिए रानी मुझे छोड़कर गई थी उस आदमी ने रानी को छोड़ दिया और अब वो वापस लौट आई मेरे पास। रानी किसके साथ भागी थी जानते हो? संदीप बता रहा था कि वो आदमपुर का कोई अमीर आदमी है, शायद शंकर। तो हाल फिलहाल में रानी या संदीप से कोई बात हुई है? सर वो 1 हफ्ता पहले ही रानी वापस आई है। तो रानी अभी यही है? जी हाँ सर, पर वो सुबह से कहीं गई है। हमें रानी के कमरे की तलाशी लेनी है। तेरे को घंटा होता है बारूद। रानी बॉम्ब बना रही है। ये बॉम्ब बनाने का सामान किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। सर संदीप मुरादाबाद में किसी पटाखा फैक्ट्री में काम करता था, जरूर उसी ने यह सारा सामान रानी को लाकर दिया होगा। इसका मतलब है रानी और संदीप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। राजेश, रानी की जिंदगी में आजकल क्या चल रहा था? किससे मिलती जुलती थी? कोई ऐसी खास बात? मिलने जुलने का मुझे पता नहीं, पर हाँ मैंने उसे एक फोन लाके दिया था, बस वो उसी पे किसी से बात करती है बस। मुझे रानी का वो नंबर चाहिए। जी सर। बोलिए सर वो नंबर है 9820। इस नंबर की करंट लोकेशन लिखो और पता करो वो किससे बात करती थी। इससे पहले रानी और संदीप अपने प्लान में कामयाब हों, हमें हर कीमत पर उन तक पहुंचना है। ओके सर। राजेश से मिली जानकारी ने इस केस को एक पक्की दिशा दे दी थी, लेकिन इन सब का रामपाल की हत्या से क्या लेना देना था? पुलिस ने रानी के नंबर को तुरंत ट्रेस करना शुरू किया। जिस मिशन को अंजाम देने के लिए रानी निकली थी उसे रोकना एक बड़ा चैलेंज था और पुलिस ने उस चैलेंज को स्वीकार किया था। रानी बॉम्ब नीचे रख। रानी बॉम्ब नीचे रख। बॉम्ब नीचे हमारे पास ही है ना, हम बता रहे हैं, हम बटन दबा देंगे। बॉम्ब नीचे रख। पास ही है ना, हम बटन दबा देंगे। चलो हम बता को तो छोड़ेंगे नहीं हमारा साथ। मैं जानता था तुझ जैसी औरत कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगी। अब ये बता तेरा साथी कहाँ है संदीप? तेरा साथी कहाँ है संदीप? बोल। यही सोच रही हूं ना कि हम तुम तक कैसे पहुंचे। दरअसल हमने श्यामपाल से शंकर के बारे में बात की थी। शंकर? शंकर तो हमारा भतीजा है साहब, हरदोई में रहता है। हरदोई में कहां? नदी किनारे वाली सड़क के पास। तुम्हारी कहानी है बड़ी दिलचस्प, इसलिए मैं ये कहानी शुरू से सुनना चाहूंगा। बोलो बोलो। आदमपुर में शंकर के पास हमको काम मिल गया था। संदीप हमको अक्सर वहीं मिलने आया करता था। तब हम समझ गए कि हमको संदीप में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पैसा होने का दिखावा करता था। असल में उसके पास कोई पैसा नहीं था।
तो इसीलिए तुमने शंकर को चारा डालना शुरू किया, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। हाँ, शंकर हमको अच्छा लगा और उसको रिझाने में हमको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। आपने पेपर्स को क्लिक नहीं किया, हम कर देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। बहुत प्रॉपर्टी आपके पास? बस वो खानदानी है। और जब अगली बार संदीप हमको मिलने आया तब हम उसको शंकर के बारे में सब कुछ बता दिए। लेकिन फिर कुछ सालों बाद शंकर ने रानी को छोड़ दिया। शंकर के छोड़ने के बाद हम फिर से सड़क पर आ गए थे, इसलिए हम वापस संदीप के पास मुरादाबाद चले गए। जब रानी हमारे पास वापस लौट कर आई तब तक वो पूरी तरह से अय्याशी में डूब चुकी थी। उसे दिन रात कुछ ना कुछ चाहिए था। हमारी इनकम तो शंकर के बराबर नहीं थी, इसलिए उसके सारे शौक पूरा नहीं कर पाए। लेकिन सच कहें तो हमें भी ऐसी कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी से नफरत थी, इसलिए हमने एक दिन डॉक्टर अवस्थी को अगवा किया ताकि मोटे पैसे छाप सके। एक तो तूने डॉक्टर अवस्थी से फिरौती का पैसा लिया और फिर उनको मार भी दिया। अगर उसे खुला छोड़ देते तो उसके जरिए पुलिस हम तक नहीं पहुंच जाती क्या? मुझे जाने दो प्लीज। मेरे घर पर मेरे बीवी बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। आपकी आजादी की खुशी में एक एक को इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस ने संदीप को पकड़ लिया और संदीप के बाहर निकलने से पहले हमने मुरादाबाद में एक मकान का इंतजाम कर लिया। वहीं छुपकर हम अंडरग्राउंड हो गए। हमें बस संदीप के बाहर निकलने का इंतजार था। तो रामपाल को क्यों मारा? अब ये मत बोलना कि नहीं मारा, क्योंकि जिस जगह रामपाल का मर्डर हुआ था तुम्हारा फोन उसी एरिया में एक्टिव था। हमने हमारा फोन संदीप को दिया था, पर रामपाल को संदीप ने मारा था। लेकिन तुम रामपाल के मर्डर में शामिल तो थी ना? खुल गई आंखें कि अभी भी कुछ बाकी है? और तुमने इस लड़की के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपने मां को घर से बाहर निकाल दिया। तेरी बीवी आज भी तेरी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का वक्त रखती है। तूने बदले में क्या दिया शंकर? सिर्फ धोखा। देख ले रानी के कारनामे। जुबान संभाल के बात कीजिए। ए लड़की, तू अपनी जबान संभाल। मैं तुझ जैसी लड़की के मुंह नहीं लगता। हमको भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना, समझ गए? चल निकल मेरी बात। निकल। ताऊ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साला मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ना तुम अपने पति की हो सकी ना बच्चों की, तो मेरी क्या होगी। इससे मैंने तुम्हें धक्के देके बाहर निकल जाऊंगा से। मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। शंकर ने अपने ताऊजी रामपाल की बातों में आकर रानी को छोड़ दिया। तभी से रानी घायल नागिन की तरह हो गई। उसने हमें छोड़ दिया, हमें ठोकर मार दी। आज तक किसी मर्द ने हमें ठोकर नहीं मारी। इतनी औकात क्यों क्या कर रही हो? अरे चुप करो, पागल हो क्या? हमसे छोड़ेंगे नहीं? हाँ नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, हमसे नहीं छोड़ेंगे, आराम से। और हमारी बात सुनो, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। बाबू, तुम हमारा एक काम करोगे? हाँ? क्या? तुम रामपाल को मार दो। रानी हमारे साथ अपराध की दुनिया में कदम रख चुकी थी, इसलिए हमने उसका साथ दिया। और उस रात एक बात बताओ रानी, तुम्हारे कहने पर संदीप ने डॉक्टर अवस्थी को मारा, रामपाल को मारा। अगर तुम चाहती तो तुम्हारे कहने पर वो शंकर को भी मार सकता था। तो फिर बॉम्ब बनाकर इतना बड़ा रिस्क उठाकर तुम शंकर को इस तरह से क्यों मारना चाहती थी? हम शंकर से प्यार करते थे और उसके साथ खुश थे, लेकिन उस रामपाल के भड़काने के बाद
शंकर हमको ठुकरा के चला गया। तो राजेश के पास वापस जाने का क्या ड्रामा था? रामपाल को मारने के बाद पुलिस और भी चौकन्नी हो गई थी और हमको छुपने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए हम राजेश के पास चले गए। हमने सोचा था कि रामपाल को मार के हम शंकर को भी मार देंगे और उसके बाद संदीप के साथ कहीं दूर भाग जाएगी। इतना घमंड किस बात का है रानी? तुम हो क्या चीज? राजेश जैसे भले आदमी ने तुम जैसी गरीब लड़की के साथ शादी करके तुम्हें सम्मान दिया, इज्जत दी। तुम चाहती तो राजेश के साथ अपनी पूरी जिंदगी बड़े आराम से बिता सकती थी, लेकिन अपने लालच की वजह से तुम पहले संदीप के साथ भागी और फिर तुमने शंकर को फंसाया। और जिस बॉम्ब से तुम शंकर के चीथड़े उड़ते हुए देखना चाहती थी, उसी बॉम्ब ने तुम्हारी जिंदगी के चीथड़े उड़ा दी। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के हाथ मलने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। झूठे रिश्तों के पीछे भागते भागते इंसान सच्चे रिश्तों की अनदेखी करने लगता है, और जब होश संभलता है तो सब कुछ लुट चुका होता है। इसलिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा एडजस्टमेंट बड़ी बड़ी खुशियों को बटोरने के लिए बेहद जरूरी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अरे अम्मा, वो हेमंत भैया से बात हुई थी हमारी, कहे हैं कि अगले हफ्ते तक आ जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। छुट्टी मिल गया क्या उसको? अरे अम्मा, अगर छुट्टी नहीं मिलती तो आते कैसे? अरे हाँ, देखो कितना बढ़िया संजोग है, उसको छुट्टी मिल गया और तुम्हारे बाबूजी रिटायर भी कर रहे हैं। बहुत साल के बाद सब परिवार एक साथ रहेंगे। सही बात है। अरे बाबूजी क्या हुआ? कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं, बस यही सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमें बहुत कुछ करना है। इसी वक्त कहाँ? स्टेशन रोड के पास, वहीं जहाँ 3 रास्ता मिलता है स्टेशन के पास। ठीक है, मैं अभी आता हूं। इतने रात को तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? एक काम है, कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी आ जाए। बाकी इतने रात में? अरे काम है तो क्या करें, तुम सो जाओ। चलो। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. बॉडी पे 3 गोलियों के निशान है। गोलियां बहुत नजदीक से मारी गई है, पॉइंट ब्लैंक रेंज।
शायद रिवॉल्वर से शूट किया गया है। और कुछ आईडी वगैरह चेक करता हूँ सर। देखो, तुमने फोन किया था? हाँ साहब। यहाँ से किसी को आते जाते या भागते हुए देखा? नहीं साहब, नहीं, हम आए तो कोई नहीं था यहाँ पे, अकेले थे। सर, विक्टिम के जेब से आईडी मिली है। विक्टिम का नाम है ओम मंडल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदमी को इस तरह मारने का क्या कारण हो सकता है? ए बेटा पवन, ए बेटा उठो ना जल्दी से। देखो ना, तुम्हारे पापा बाहर बोल के गए कि आते हैं, इतना देर होगा आए ही नहीं। अम्मा कुछ बता रहे कि कहाँ जा रहे हैं? बोले थे कि काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे। अच्छा रुको, तुम टेंशन ना लो, हम लगाते हैं। The number you are trying to call is currently switched off. क्या हुआ? अम्मा उनका फोन तो बंद आ रहा है। अच्छा वो काम करो, पापा जहाँ काम करते हैं ना, उस साथ में लोग जो काम करता है, उन लोग को फोन करके पूछो तो कहीं उन लोग को कुछ पता हो। मोबाइल और इनहेलर मिला है, शायद विक्टिम का है, वहां पर गिरा हुआ था। मोबाइल ऑन करने पर पासवर्ड लॉक बता रहा है। उस तरह देखो वर्मा, सर चेक करो। बाकी तो भी यहीं आसपास होंगे। पूरे एरिया में अच्छे से छानबीन करो। ये सीसीटीवी दोनों का फुटेज निकलवा सब, और विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जी अभी ओम मंडल? हाँ, हमारे बाबूजी। स्टेशन के पास 3 रास्ते पर उनकी लाश मिली, किसी ने उन्हें गोलियां मारी। ये कुछ सामान हमें क्राइम सीन से मिले हैं। सर ये तो हमारे बाबूजी का है। अगर आप इस फोन को अनलॉक करके दे तो हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकते हैं। सर हमारे बाबूजी अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं बताते थे। शायद आपकी माँ को मालूम है? को भी नहीं पता सर। आपके बाबूजी की किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा? नहीं सर, हमारे बाबूजी तो बहुत साधारण आदमी थे, कि किसी से दुश्मनी तो छोड़िए, उन्हें कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की होगी। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, तो ऑफिस तो 6 बजे तक बंद हो जाता होगा। इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? अरे वो कभी घर से बाहर नहीं जाते थे, रात को पता नहीं किसका फोन आया, हम चले गए। वर्मा साहब, फोन को साइबर सेल भेजो और अर्जेंट बेसिस पर डेटा और कॉल रिकॉर्ड कर लो। जी सर। सर हाँ वर्मा। सर आप खा लीजिए, मैं बाद में आऊँ। अरे नहीं, आओ बैठो। थैंक यू। बोलो क्या खाओगे? गरम गरम? नहीं सर, मैं लंच करके आया हूँ। पक्का? अच्छा, जरूरी बात, ओम मंडल की कॉल डिटेल निकालवाना बहुत जरूरी है। हमें यह पता करना है कि उस रात को किसका फोन आया था जिसके बाद वो इतनी रात को घर से निकली। सर सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं बोलो। सर हमने उस जगह काफी लोगों से बातचीत की है, लेकिन किसी ने ना कुछ सुना है ना देखा है। और हाँ सर, क्राइम स्पॉट पे 2 सीसीटीवी फुटेज में से एक कैमरे का फुटेज तो करेक्ट निकला है और दूसरे कैमरे का फुटेज ये रहा। से एक बात तो क्लियर कि गाड़ी की नंबर प्लेट उसी कैमरे में दिखी है जिसका फुटेज करप्ट हो गया। उस फुटेज को फौरन आईटी सेल भेजो और उनसे बोलो किसी भी हालत में उसे रिकवर करें। गाड़ी का नंबर मिलना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है,
38 mm इटालियन रिवॉल्वर, प्रोफेशनल किलर्स। बहुत सोच समझकर ओम मंडल की हत्या की गई। ढूंढ निकालो। सर, बाबूजी की बॉडी को आने में 2 घंटे और लगेंगे। मैंने और भी लोगों से बोल दिया है। अम्मा, अम्मा कहाँ है? अम्मा! सर, हम 3 भाई बहन। हेमंत भैया सबसे बड़े। उनकी शादी 4 साल पहले ही अंजलि भाभी से हो गई थी। हेमंत भैया गुजरात में कॉटन मिल में काम करते। अंजलि भाभी का मायका यही है, तो वो मायके आई हुई थी। जैसे ही उनको खबर मिली, वो तुरंत घर आ गई। हेमंत अभी कहाँ है? सर, वो भी आ रहे हैं रास्ते में। और तुम्हारी बहन? सर, प्रिया, वो तो अपने पति के साथ घर आ चुकी है। उसका पति सुमित इंश्योरेंस एजेंट है। तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं सर, लेकिन हमारी सगाई हो चुकी है। बाबूजी ने ही नेहा को हमारे लिए पसंद किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जाने किसकी नजर लग गई। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता के हत्यारों को बहुत जल्दी खोज निकालेंगे। फिलहाल घर जाओ, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी सर। मिश्रा जी, सबसे पहले ओम मंडल के घर वालों की पूरी हिस्ट्री निकालो। पता करो कि उन सबकी दिनचर्या कैसी और कत्ल के वक्त कौन कौन कहां था और किसके साथ था। पड़ोसियों से भी पूछताछ करो, देखो क्या बोलते हैं। जी बिल्कुल सर। ये रहे ओम मंडल के कॉल रिकॉर्ड्स। कल रात ओम मंडल की किसी गिरीश पांडे नाम के आदमी से फोन पे बात हुई। उसके बाद ही वो घर से निकले थे। गिरीश पांडे कॉल ट्राई किया? ट्राई किया सर, रिंग हो रहा है लेकिन उठा नहीं रहा। डिटेल्स मंगवा लिया सर। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ सुषमा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है। बात क्या है? आप इतना घबरा क्यों रहे? सवाज, आपका वक्त नहीं है हमारे पास। जैसा हम कह रहे हैं वैसे करो। ओम मंडल की अचानक हुई हत्या ने छोटे से मुंगेर शहर में बहुत बड़ी सनसनी फैला दी थी। आखिर ओम की हत्या किसने और क्यों की थी? वो शख्स कौन था जिसने ओम से उस रात फोन पे मिलने की बात की थी? क्या ओम की हत्या में उसी का हाथ था? पुलिस के लिए एक बहुत कठिन केस की ये महज शुरुआत थी। साहब, ओम भाई की लड़की प्रिया बीच में गायब हो गई थी। पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा थी। वही साहब, लव सब का चक्कर था। कुछ महीने पहले की बात है। प्रिया बिना किसी को बताए हुए अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ भाग गई थी। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से, चलो। शर्म नहीं आई तुझे? पूरे समाज के सामने हमारी इज्जत पे गोबर पोत दिया तूने। पर बाबूजी, सुमित में खराबी क्या है? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा प्यार। चलो निकलो, मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। और देखिए, सब हम ही को देख रहे बाबू। अब जो हो गया वो तो बदल नहीं सकते ना बाबूजी। आशीर्वाद दे दीजिए। अरे बाहर में गया तू, तेरा आशीर्वाद। पता नहीं किस गंदी नाली के कीड़े के साथ प्यार रचाया तूने। न नाम देखा न खानदान। सर, खबर पड़ोसियों से पूछताछ करके पता चला कि ओम मंडल की बेटी प्रिया ने भाग के शादी की थी और प्रिया के पति के साथ ओम मंडल की हासुली भी हुई थी। एक और बात सर, ये गिरीश पांडे बिहार समाचार पत्रिका में सीनियर एडिटर और क्राइम रिपोर्टर है। अब समझ में नहीं आ रहा है इस गिरीश पांडे के साथ ओम मंडल का क्या कनेक्शन हो सकता है। वो तो ये गिरीश ही बता सकता है। उसको थाने लेकर आओ। और ये प्रिया का हस्बैंड सुमित और उसके सारे घर वालों के कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाओ। साहब,
पूछताछ करके आओ। जी बिल्कुल। सुनिए सर, जी सर। गिरीश पांडे यहीं रहते हैं ना? जी सर, रहते तो यहीं पे हैं। आपको जानते हैं इनके बारे में? दोनों साथ में निकले भी थोड़ी देर पहले, और उनके साथ में बहुत सारा सामान था। कैसे गए? बाइक से गए, गाड़ी से गए? कोई नंबर वगैरह देखा आपने? नहीं सर, देखा तो नहीं है। जाते वक्त कुछ जिक्र किया था उन्होंने? फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से, बस से? नहीं सर, कोई जिक्र नहीं किया उन लोगों ने। थैंक यू। ओके सर। कंट्रोल रूम से तुरंत कोऑर्डिनेट करो और पता करो गिरीश का मोबाइल लोकेशन क्या है। जी बिल्कुल। हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। गिरीश का लोकेशन बस स्टैंड के पास का है। एक मिनट सर, आगे जी सर, उस रात मैंने अम्मी को फोन किया था। वो जो हमारी बात हुई थी उसको अंजाम देने का वक्त आ गया है। कब? इसी वक्त। कहाँ? स्टेशन रोड के पास। ठीक है नादिया, और हम 3 रास्ते के पास मिले भी थे। और फिर तुमने उन्हें मार दिया? नहीं सर, मैं किसी को क्यों मारूंगा? तो फिर इतनी रात को उन्हें फोन करके उस सुनसान जगह पर क्यों बुलाया था? देख गिरीश, हमसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। हमें न्यूज ब्रेक करने के बारे में भले ही कुछ नहीं मालूम, लेकिन हड्डियां ब्रेक करने के मामले में हमारी मास्टरी है। सर, ओम जी के पास अपने डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़े स्कैम की इंफॉर्मेशन थी जो मेरे साथ शेयर करने वाले थे। उनका कहना था कि इस स्कैम में काफी बड़े नाम भी इन्वॉल्व हैं। मामला संजीदा था, इसलिए किसी सुनसान जगह पर मिलने की बात हुई थी। तो क्या इंफॉर्मेशन शेयर की उन्होंने? कुछ नहीं सर, वो बस मुझसे मिले और कहे कि फिलहाल उनके जान को खतरा है, कोई उनका पीछा कर रहा है, और हमारी अगली मुलाकात में मुझसे सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें। अगर तेरी बात छोटी निकली ना, तो जिस अखबार के लिए काम करता है उसकी अगली हेडलाइन तेरे नाम की हो। अभी जाने दे रहा हूं, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। वर्मा सर, इसका आधा पीछे सब खुद निकालो। जितना सीधे खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है उतना है नहीं। लेकिन सर, अगर मान भी ले कि ये सच बोल रहा है, तो ओम मंडल इसको ऐसे भी क्या बताने वाला था? वही तो कंफ्यूजन है कि मामला प्रोफेशनल है या पर्सनल। दोनों एंगल्स को टटोलना पड़ेगा। ओम मंडल के ऑफिस में भी पूछताछ हो। सर, सर ओम साहब तो बहुत अच्छे इंसान थे, बिल्कुल हीरे जैसा दिल था उनका। सर ये क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारी सास की दवा के काम आएंगे। लेकिन सर, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम मेरे बेटे की तरह हो, ले सकते हो, रख लो। क्या ओम मंडल ने तुम्हारे सामने कभी किसी स्कैम का जिक्र किया था? नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं कहा उन्होंने कुछ। ठीक है सर, मैंने ओम जी की आर्मी कलीग से बात की है, लेकिन किसी के मुंह से किसी तरह के स्कैम के बारे में नहीं सुना सर। अच्छा, बाकी कलीग से बात करके देखते हैं, किसी ने कुछ तो सुना होगा। जी बिल्कुल। भैया, यही सही मौका है अपने भाइयों से हिस्से के बारे में बात कर। सुमित, हमने तुमसे कहा ना, हमें कोई हिस्से विस्से की बात नहीं करनी। और अगर तुम्हें इतनी पड़ी है तो तुम खुद जाके बात कर, हमसे नहीं होगा। कमरे में चलिए। हेमंत भैया, देखिए, हम जानते हैं कि यह सही वक्त नहीं है ये सब बातें करने का, लेकिन बात इतनी जरूरी है कि सुमित, क्या बात है? खुल के साफ साफ बोलो। वो हम ये कहना चाहते थे कि बाबूजी के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का 3 बराबर हिस्सा होना चाहिए, और कानूनी रूप से प्रिया का भी एक हिस्सा बनता है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? बाबूजी की चिता अब तक ठंडी नहीं हुई है और तुम अपने रंग दिखाने लग गए। संभालो भैया। सुमित, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं।
सबकी नजरों में बहुत इज्जत थी उसकी। होती भी कैसे ना, एक नंबर का ड्रामेबाज और बनावटी था वो। मतलब सब कई बार मैंने उसको किसी के साथ फोन पर खुशू खुशू करते हुए देखा था, और ऑफिस के वक्त भी बीच बीच में गायब हो जाता था 2-3 घंटे के लिए। मुझे लगा कि कोई लड़की का चक्कर होगा। अच्छा ये बताओ कि ओम किसी स्कैम वगैरह के बारे में पता कर रहा था? सर वो 2 नंबरी जर्नलिस्ट गिरीश को तो जानते ही होंगे आप। हमारे ऑफिस में भी कई लोगों को ब्लैकमेल कर चुका। आज से कुछ महीने पहले मैंने ओम को गिरीश के साथ जाते हुए देखा था। ओम की अचानक हुई हत्या ने जहां कई सवाल खड़े कर दिए थे, वहीं उसके किरदार के कई पहलू भी सामने आने लगे थे। आखिर ओम की जिंदगी से जुड़ी ये संदिग्ध महिला कौन थी? क्या ओम की हत्या से इसका कोई वास्ता था? पत्रकार गिरीश की बातों में कितनी सच्चाई थी? क्या वाकई किसी घोटाले की जानकारी ओम के पास थी, या खुद ओम किसी घोटाले को अंजाम दे रहा था? जिस रात ओम मंडल जी की हत्या हुई, तुम और सुमित कहाँ थे? जी हम दोनों उस रात अपने घर पे ही थे। अपने पिता से आखिरी बार कब मिली थी? देखो मैं तुम्हारी और सुमित की लव मैरिज और उससे जुड़े पूरे टंटे के बारे में मालूम है, तो बेहतर यही होगा कि जो कुछ भी है साफ साफ बता दो। देखिए उस बात को तो 6 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। वैसे भी ये बात मुझे जिंदगी भर खाएगी कि मैं अपने बाबूजी के मौत से पहले उनके साथ अपने रिश्ते नहीं सुधार पाई। तुम्हारे बाबूजी की हत्या की खबर सुनकर सुमित का क्या रिएक्शन था? सुमित बाबूजी को अपने पिता समान मानता था। उनकी मौत की खबर सुनकर उसको भी बहुत धक्का लगा। धक्का? हमने तो सुना कि दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई थी। पता नहीं किस गंदी नाली के कीड़े के साथ प्यार रचाया तूने। न नाम देखा न खानदान। बाबूजी आप हमारे खानदान पे ना ही जाए तो बेहतर होगा, वरना हम भूल जाएंगे। क्या वरना? भगवान तो हाथ चल। बाबूजी ने बोला चल भगवान में और सुमित धमकी देकर भी गया था। बहुत बढ़िया, अगर हमने हमारी तमीज छोड़ दी ना तो बहुत बुरा होगा। दिखा इसने हाथ, इसलिए कहा था चलो चलो तुम लोग अंदर चलो। बाबूजी मेरी बात सुनो। नहीं सर, बाबूजी बस हमारी शादी से नाखुश थे, नाराज थे, बस इसलिए थोड़ा सा कहासुनी हो गई। बस इसी बात से वो नाराज हो गए और कुछ नहीं। तुम उस रात कहाँ थे? सर हम गुजरात में थे। इसी हफ्ते 1 हफ्ते की छुट्टी लेके अपने घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले बाबूजी। तुम्हें किसी को शक है? सर हमने अपने ससुर जी को नहीं मारा, हम तो बस वो मामूली से लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है सर। तो लाइफ इंश्योरेंस करते करते अपने ससुर जी का लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करने का भी प्लान बना लिया। सबसे बता, तेरे ससुर ने तेरी और प्रिया की शादी को नहीं माना था, इसी बात से चिढ़कर उसे मरवा दिया ना? साहब ये सब बदला का कहानी टीवी और फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में तो कोई भी इसे बेबुनियाद ही मानेगा ना साहब। और तेरे लालच की बात भी बेबुनियाद है। लालच साहब? कौन सा लालच साहब? बोला मत बन, हेमंत ने सब कुछ बता दिया। तेरे ससुर की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और तूने प्रिया के भाइयों से प्रिया के हिस्से की बात करना शुरू कर दिया था। बात यह है कि हमारी माली हालत ठीक नहीं है, तो हमने सोचा कि बाबूजी के जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति, सारे पैसे दोनों भाई आपस में ही बांट लेंगे, हेमंत और पवन। तो हम बस यही चाहते थे कि एक हिस्सा प्रिया को भी मिल जाता, तो हम उन पैसों से कुछ एक धंधा कर लेते साहब। सर हमें तो बस बाबूजी के मरने के बाद होने वाले फायदे का लालच था, लेकिन हमने बाबूजी को मारा नहीं है। सर एक मिनट, सर ये है सबके कॉल रिकॉर्ड्स। वो गिरीश का क्या हुआ? सर ये देखिए, ये रहे उसके रिकॉर्ड्स। गिरीश पांडे क्राइम रिपोर्टर, तो इतना तो मालूम ही होगा, क्राइम नेवर पेज। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम उस जगह मौजूद थे जहां ओम मंडल की हत्या हुई, और तुम्हें खुद
ब्लैकमेलिंग के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। और ओम मंडल भी तो कोई स्कैम उजागर करना चाह रहे थे ना, तो 2 और 2 4 मिलकर सारे रास्ते तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। सर, जिस केस की आप बात कर रहे हो उस केस में मुझे झूठे एलिगेशन में फंसाया गया था, इसलिए बाद में मुझे रिहा किया गया। इसी के बाद मैंने ओम जी से मुलाकात की थी। गिरीश, साफ साफ बता दो माजरा क्या था, वरना बाहर की खुली हवा तुम्हें नसीब नहीं होगी। सर, मुझे पता था कि आयकर विभाग में बड़ी धांधली चल रही है, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए मेरे पास कोई पक्के सबूत नहीं थे। इसी के बाद मैं ओम जी से मिला और उन्हें कन्विंस किया कि वो मेरा साथ दे। ओम जी बहुत भले इंसान थे, वो तुरंत मेरा साथ देने में राजी हो गए। यही वो स्कैम है सर जिसमें मैं और वो काम कर रहे थे, और ये स्कैम सामने आने से काफी लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाती। तो इसलिए तुमने उनसे सारे सबूत लिए और जब ओम जी ने विरोध किया तो उन्हें मार दिया। तुम्हारा झूठ ही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया गिरीश। सर, मैं ओम जी से मिला था, लेकिन ना उन्होंने मुझे कोई फाइल दी और ना हमारे बीच में कोई लड़ाई हुई। हम दोबारा मिलने वाले थे, लेकिन उसी रात ओम जी की हत्या हो गई और मैं बहुत डर गया था, और इसीलिए अगली सुबह हम अपना घर छोड़कर कहीं दूर भागने वाले थे ताकि मेरी पत्नी पर मुझ पर कोई आंच ना आए। सर, ये खेल पिछले 6 महीने से चल रहा है, और हो ना हो ओम जी की शहादत भी इसी वजह से हुई है। तो और कौन कौन शामिल है इस खेल में? सर, इस खेल में तो काफी प्यादे हैं, लेकिन ये खेल आयकर विभाग के सबसे बड़े ऑफिसर्स के दत्ता और लाल गुप्ता के इशारों पर चलता है। कुछ मिला मनोज? सर, पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिल रहा है। गिरीश ने के दत्ता और लाल गुप्ता के बारे में बताया, और यहां उनका कोई सुराग नहीं है। आप लोगों को मालूम है, ओम जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किस स्कैम को उजागर करना चाह रहे थे? बाबूजी ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अम्मा, तुम्हें कुछ पता था क्या? नहीं बेटा, हमको भी कुछ नहीं पता है। नहीं वर्मा, दत्ता पर इस तरह हाथ नहीं डाल सकते। उससे पूछताछ करने के लिए कुछ ठोस सबूतों की जरूरत पड़ेगी। उसकी पहुंच डिपार्टमेंट के हर बड़े ऑफिस में। अगर वाकई उसका हाथ ओम मंडल की हत्या में है, तो हमें रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई करेगा। सर, मैंने हमारे कुछ कांस्टेबल्स को गुप्ता पे नजर रखने के लिए कहा है। आखिर वो दत्ता का राइट हैंड है, उसकी एक्टिविटीज से हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राइट, इस दत्ता की ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करो, कुछ ना कुछ क्लू तो मिलेगा। और एक काम और करो, गुप्ता से मिलो, देखिए क्या बोलते हैं। सर, देखिए, आप लोग जो कह रहे हैं ना बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमने आज तक 1 रुपया भी हमारे जीवन में बेईमानी का नहीं खाया है, और ओम मंडल को हम क्यों मरवाएंगे? देखिए, ओम जी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भला हमारे खिलाफ सबूत क्यों इकट्ठा करेंगे? तो फिर किसके खिलाफ करेंगे? के दत्ता के, तो फिर किसी और के? चलिए ये बताइए, हत्या वाली रात आप कहाँ थे? हत्या वाली रात हम हमारे घर पे ही थे। ठीक है, मान ले। गुप्ता जी, एक बात याद रखिए, झूठ पे पैर नहीं होते और सच सामने आ ही जाता है। फिर मुलाकात होगी। सर, हाँ वर्मा, मैं इनकम टैक्स ऑफिस गया था, लाल गुप्ता से बात हुई मेरी, लेकिन वो जैसे बात कर रहा था मुझे ऐसा लगता है वो हमसे कुछ छिपा रहा है। वर्मा, इस लाल गुप्ता की सारी हिस्ट्री खोद निकालो, इसकी एलाबाई, कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ। अच्छा, वो मिश्रा ने दत्ता के बारे में पता किया? सर, सरप्राइजिंगली दत्ता खुद आपसे मिलना चाहता है। देखिए ठाकुर साहब, ना तो मैं किसी स्कैम में शामिल हूं और ना ही मैंने ओम मंडल जी का मर्डर किया। आप चाहें तो अपने तरीके से इसकी जांच करवा सकते हैं। आपको क्या लगता है ओम मंडल को किसने मारा होगा? ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक काम की बात आपको बता सकता हूं। जिस स्कैम की आप बात कर रहे हैं ना, इस स्कैम में ओम मंडल खुद लिप्त है। क्या आप चाहें तो उनके बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, आपको खुद ब खुद इसकी जानकारी दे देगा। अब आप ही बताएं कि एक सीधे साधे इंसान का ये टेढ़े तिरछे जन्म से क्या संबंध हो सकता है? अम्मा, हमें ना हर हाल में ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी। अगर किसी को पता चल गया है ना तो बवाल हो जाएगा। सर, और दत्ता की इंफॉर्मेशन तो सही निकली। ये रही ओम मंडल की बैंक स्टेटमेंट और लोन अकाउंट डिटेल्स। सर, इस अकाउंट में 3 बार 1-1 लाख करके पैसे डिपॉजिट किए गए थे, और ऊपर से ओम मंडल ने खुद 10 लाख का एक लोन लिया हुआ था। घर गिरवी रख के लिया था ये लोन।
और ये देखिए सर, एक और खास बात, पैसे डालने के 10 दिनों के अंदर बैंक से सारे पैसे निकाल लिए गए थे। मतलब ये ओम मंडल इतना भी सीधा नहीं है जितना हम समझ रहे थे। और इस गिरीश ने भी बहुत सारी बातें छुपाई, वरना हो ना हो ये दोनों मिलकर कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे थे। रेशन बैंक स्टेटमेंट से तो कुछ और ही एंगल सामने आ रहा है। अब हम किसकी बातों पे यकीन करें? क्या ओम मंडल खुद ही स्कैम में इन्वॉल्व थे, या फिर वो तुमसे झूठ बोल रहे थे, या फिर तुम हमसे झूठ बोल रहे हो? सर देखिए, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ओम जी ने स्कैम में कुछ पैसे लिए हैं, लेकिन उन्होंने ये पैसे इसलिए लिए थे ताकि इस स्कैम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उस पर भरोसा कर सके और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसलिए उन्होंने सारे पैसे बैंक से निकालकर कहीं सेफली रख लिए थे। सर आप ही सोचिए ना, अगर वो भ्रष्ट इंसान होते तो क्या वो खुद अपना घर गिरवी पर रखकर बैंक से 10 लाख रुपए लेते? सर प्लीज आप मुझे एविडेंस फाइल दे दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए। सॉरी गिरीश, इन सारी ब्रेकिंग न्यूज को हम खुद पुलिस स्टेशन में सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कि असली ब्रेकिंग न्यूज क्या है और उस ब्रेकिंग न्यूज के पीछे किसका हाथ है। सर ये है हमारे घर के मॉर्गेज पेपर। बाबूजी ने लोन हमारे लिए ही लिया था। हमें एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलनी थी तो हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। बाबूजी, यूपीएससी की परीक्षा तो हम 32 साल की उम्र तक देते रहेंगे, लेकिन ऐसे घर पे बैठ के क्या करें? और कुछ दिनों में तो हमारी नेहा से भी शादी हो जाएगी, तो हम सोच रहे थे कि एक स्पेयर पार्ट्स की ना छोटी सी दुकान खोल लें। कुछ आमदनी होगी तो अपने पैरों पे भी खड़े हो जाएंगे। तो अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं, मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बाबूजी इन्हीं पैसों से हमारी मदद करने वाले थे। और वो 3 लाख रुपए जो 1-1 लाख करके उनके अकाउंट में आए थे, उसका क्या? सर ये बात शायद अम्मा को पता होगी। बाबूजी ने इन 3 लाख के बारे में हमें कभी नहीं बताया। इन्होंने 10 लाख रुपया कर्जा लिया था, लेकिन 3 लाख रुपए के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता है। प्रिया के पापा बहुत ईमानदार थे। तो फिर वो रिश्वत के 3 लाख रुपए कहां गए? आपके पति का किसी और बैंक में भी अकाउंट? हम लोग को नहीं पता है सर। ठीक है सर, ओम मंडल के ऑफिस ड्रॉर्स की तलाश होगा। सर ओम मंडल के सीक्रेट अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए की ही एंट्री है। बाद में ओम मंडल ने ये पैसे 25,000 करके किसी किरण शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफर किया। अभी किरण शर्मा कौन है और इसका ओम मंडल से क्या कनेक्शन? सर मैं ओम मंडल के परिवार वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था। मैंने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की है। क्या? सर ओम मंडल की हत्या वाली रात ओम का बड़ा बेटा हेमंत गुजरात में नहीं बल्कि यही मुंगेर में था। तुम्हारी जेब में पड़े इस छोटे से मोबाइल ने तुम्हारी पोल खोल दी। अब सच सच बता दो कि हुआ क्या था। सर हमने कुछ गलत नहीं किया। हमारी अम्मा को हमारे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए जब भी अपने ससुराल जाते तो अम्मा को कुछ नहीं बताते। एक झूठ बोलकर अगर अम्मा के हरकम से बचा जा सके तो इसमें बुराई क्या है सर? आईटी सेल ने सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा रिकवर किया। ये रही फुटेज। इस फुटेज में जो बाइक नजर आ रही है, ऐसी तो सैकड़ों बाइक्स होंगे शहर में। सर ये देखिए, इस बाइक का जो नंबर प्लेट है, इसका 3 डिजिट तो ठीक से विजिबल तक नहीं है। हम खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? वर्मा एक रास्ता है, थोड़ा लंबा है लेकिन सीधा मंजिल तक पहुंचाएगा। मतलब ये कि ये देखो, सीरीज के आगे के सारे नंबर दिख रहे हैं, सिर्फ आखिरी के 3 नंबर बचे। राइट, मतलब 999 रजिस्ट्रेशन। और उन 999 रजिस्ट्रेशन में इस तरह की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन गिने चुने होंगे। निकालो जितने भी, हमारा शिकार वहीं मिलेगा। सब ये घर में ना सबके चेहरा पे एगो नकाब है, सब के सब झूठे, सब हमसे बात छुपाता। अम्मा, हेमंत भैया तो आपसे बात इसीलिए छुपाते थे ताकि आपको बुरा ना लगे। हमें माफ कर दो अम्मा, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए वो बात हम आपको नहीं बताए। अम्मा, अम्मा। सर, हाँ वर्मा।
किरण शर्मा का पता चल गया। उनको करीब 30 साल एक प्राइवेट फर्म में काम करती है, लेकिन अभी तक हमें यह पता नहीं चला कि किरण शर्मा ओम मंडल को कैसे जानती थी। लेकिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से ओम मंडल अक्सर किरण के घर जाता था। पर भाई आदमी भी बड़ा अजीब, जितना हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं उतने नए नए रूप सामने आते जा रहे हैं इसके। कभी इसकी हत्या का शक घर वालों पर जाता है, तो कभी बाहर वालों पर। जी सर। किरण शर्मा मैं ही हूँ। ओम मंडल को तुम कैसे जानती थी? डरो नहीं, तुम जो कुछ भी जानती हो हमें सच सच बताओ। वो मेरे पिताजी हैं। क्या? जी सर, आज से 30 साल पहले उनका मेरी माँ के साथ अफेयर था। उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अपने परिवार के कहने पर उन्होंने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। सर, शादी से पहले मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी और ये सच जानते हुए भी एक आदमी ने उनसे शादी की, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। तब हमारी माँ ने हमें बताया कि तुम्हारे पापा राजेश हैं, ओम मंडल है। क्या? उसके बाद हम उनसे मिले। सर, पिछले 14 सालों से उन्होंने हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा और हाँ, उन्होंने अपने कुछ पैसे भी हमें रखने के लिए दिए थे। बेटा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकता। 3 लाख रुपए तुम संभाल कर रखना। वक्त आने पर यह पैसा मैं तुमसे वापस लूंगा और अपनी बेगुनाही को साबित करूंगा। सर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, सुनीता आंटी और उनके परिवार वालों को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ मत बताइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते मरने के बाद हमारे पिताजी के चरित्र पर कोई लांछन लगे। उनके जीते जी तो ये बात राज रही। उनके मरने के बाद हम इस बात को छालना नहीं चाहते, इसलिए उस दिन भी उनके घर तक जाकर भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ठीक, लेकिन कभी ओम मंडल ने तुम्हें अपने डिपार्टमेंट के किसी स्कैम के बारे में बताया था? आप कोई फाइल हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, ऐसा कुछ दिया था उन्होंने तुम्हें कभी? हाँ सर, याद है, उन्होंने एक फाइल दी थी रखने के लिए। फाइल मिल सकती है? जी सर, मैं लेकर आती हूँ। सर, ये फाइल। इस फाइल को एंटी करप्शन ब्यूरो भेजो। करप्शन का पता तो हमने लगा लिया, अब पता ये लगाना बाकी है कि कातिल है कौन। और हाँ, कातिल चौकन्ना ना हो जाए, इसलिए इस पूरे मामले को हमें टॉप सीक्रेट रखना होगा। आरटीओ से कोई अपडेट? सर, हम पता कर रहे हैं। नैरो डाउन करो और मुझे सर को अपडेट करो। सर, पुलिस को मिले एकमात्र सुराग यानी हत्या की जगह से मिले सीसीटीवी फुटेज से आधे अधूरे बाइक नंबर के मालिक तक पहुंचने के लिए लगभग 1000 रिकॉर्ड्स टटोले गए। उनकी तहकीकात की गई और आखिरकार इस लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया ने अपना काम कर ही दिखाया। सर, मेरी बाइक चोरी हो गई थी और मैंने सोचा बाइक 10 साल पुरानी है तो एफआईआर के लफड़े में क्यों पड़ना। सर, अंदर बिठा सर। मिश्रा, ये वसीम झूठ बोल रहा है, इसके घर की तलाशी लो। जी बिल्कुल। सर, मुझे नहीं क्या रे वसीम? सर, बाइक मैंने रवि को बेची थी सर। जिस बाइक के लिए लोग 20 लाख देने को तैयार नहीं थे सर, उस बाइक के लिए रवि ने मुझे 50 लाख दिए थे। क्यों? मुझे नहीं पता है सर। तेरे यार दोस्त रवि कहाँ मिलेगा? रवि जी। पुलिस ने कत्ल के मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए रवि से जुड़े हर इंसान तक पहुंचने की कोशिश तेज कर दी। एक एक हिस्ट्री शीटर के रिकॉर्ड को टटोलना शुरू किया और एक अहम कड़ी आखिर पुलिस के हाथ लगी गई। सर, ये रवि और उसका दोस्त सुनील दोनों एक नंबर के छठे हुए बदमाश हैं। लूट, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सब मिला के दोनों के खिलाफ करीब 12 मामले दर्ज हुए हैं। सीसीटीवी में हमें जो लड़का दिख रहा है वो ना हो वो लड़का ये सुनील ही होगा। सुनील किधर रहता है? सर, वो इस तरफ रहता है सर।
विकास है। सर ये तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। ये रवि और सुनील दोनों के इंटायर कॉल हिस्ट्री चेक किया मैंने, सब साफ है। देखो सर, रवि और सुनील ने अब तक कुछ नहीं बोला है और मुझे किसी भी हालत में इस हत्या के मास्टरमाइंड चाहिए। तो अब सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो तू हमें सब कुछ सच सच बता दे या फिर तुझे भी इस मर्डर के केस में अंदर कर सके। सर तो सुनील और रवि को सर अब तक सुपारी के पूरे पैसे नहीं मिले होंगे सर, इसी वजह से उनके मुंह पे ताले लगे। अगर सर वो आपको सुपारी देने वाले का नाम बता दे, उनको पैसे कौन देंगे सर? ये सब तुझे कैसे पता? सर हम उनके साथ रहे सर, इसलिए हमें पता है सर। लेके जाओ सर। वर्मा का शक्कर का पता लगाना है तो चीटी को खुले में छोड़ना ही होगा। सुनील, खुशखबरी है तेरे लिए, साहब ने तुझे छोड़ दिया। अब क्या करे, सीसीटीवी फुटेज में तो दिख नहीं रहा है, तेरे खिलाफ हमारे पास कोई सबूत है नहीं। ऐश कर। सर पहले ही बोले थे, हमने कुछ नहीं किया सर। जा। हमेशा क्या खबर? सर मैं खुद इस घर पे नजर टिकाए बैठा हूँ सर, अभी तो कोई हलचल नहीं हुई। चल बता, क्यों मारा अपने बाप? सर हम ना अगले हफ्ते 26 साल के हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने अपनी जिंदगी में कुछ देखा है तो वो है यूपीएससी के फेल का रिजल्ट। कुछ ही महीने में हमारी नेहा से शादी हो जाती, और सर अगर शादी होती तो जिम्मेदारी भी बढ़ती ना। लेकिन सर हम आपको एक बात सच सच बताएं, हमने ना खुद से बड़ा उम्मीद नहीं देखा। एवं भैया गुजरात में कमा रहे थे, बाबूजी के पास सरकारी नौकरी थी, और हमें तो घर से निकलने से पहले भी 100 रुपये मांगने पड़ते थे सर। सर आपको पता है बाबूजी इस उम्र में किन लोगों से टक्कर लेने निकल पड़े थे? आयकर विभाग वालों से। लगे थे किसी फिल्मी मिशन पे कि एक दिन पूरे स्कैम का पोल खोल देंगे और बन जाएंगे देश के हीरो। कि आयकर विभाग वाले बाबूजी को तो ठिकाने लगाते लगाते हम दोनों अभी जीने मुहाल कर देते सर। तो इसलिए तूने सोचा कि इससे पहले वो ठिकाने लगाए तू ही? नहीं सर नहीं, अभी हमारी बात पूरी कहाँ हुई है सर। इतने सालों से बाबूजी पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंक रहे थे, लेकिन हमें पता चल गया था कि बाबूजी की एक और बेटी है। पिछले 14 सालों से उसी का तो खर्चा पानी संभाल रहे थे। बेटी, काश मैं सारी दुनिया के सामने ये कह पाता कि तुम मेरी बेटी हो। सर पैसों की जरूरत हमें थी, बाप की जरूरत हमें थी, नौकरी की जरूरत हमें थी, इन सब पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक। नेहा के घर वाले हमारे हाथ में उसका हक कभी नहीं देते सर, इसीलिए हमने ये रास्ता चुना ताकि बाबूजी की हीरोगिरी खत्म हो जाए और हमारी जिंदगी संवर जाए। और अनुकंपा नौकरी मिल जाए, इसलिए तुमने अपने बाबूजी को मार दिया? हाँ सर बिल्कुल, इसी मकसद को अंजाम देने के लिए हम रवि से। गुरु 2 लाख लगेंगे। अरे इतना पैसा नहीं है हमारे पास। अरे तो जिसको लुढ़काना है उसी से मांग लो। मतलब? अरे अपने बाप से मांग लो, बेटे होंगे, इतना तो दे ही देंगे। लेकिन सर बाबूजी को तो पता ही नहीं था कि हम उन्हीं के घर के कागज गिरवी रख के उन्हीं की चिता सजा चुके थे, और हमने ये लोन जानबूझकर बाबूजी के नाम पे लिया था ताकि उनके मरने के बाद हमें ये लोन भरना न पड़े। बाबूजी को मारने का अवसर ही तो ढूंढ रहा था। उस रात हमने बाबूजी को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। अच्छा, वहीं या 3 रास्ता मिलता है स्टेशन के पास? ठीक, मैं अभी आता हूं। हमने तय किया था कि जैसे ये काम खत्म हो जाएगा हम धीरे धीरे करके रवि के पैसे 2 महीने में चुका देंगे। लेकिन आप लोगों ने जैसे ही सुनील को छोड़ा, उसने तुरंत किसी नए नंबर से हमसे पैसे की मांग कर दी। वो शायद यहां से नेपाल भागने की फिराक में था।
इसलिए हमसे पैसे मांगने आ पहुंचा और हम फंस गए। जिस नौकरी के लिए इतनी बड़ी साजिश की थी ना, अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर उसकी याद कर। पवन की विकृत सोच ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। इन सारे मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान में रही सुनीता, जिसने अपना पति खोया, बेटा खोया। लेकिन ओम की मेहनत और खून दोनों ने ही अपना रंग दिखाया और टैक्स डिपार्टमेंट का स्कैम अब हर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर की ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था और पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। जो पिता अपना ही मकान गिरवी रख के अपने बेटे को कारोबार के लिए रकम दे सकता था, वही पिता शायद खुल के बात करने पर पवन की हर समस्या का समाधान भी दे सकता था। इसलिए आपस में खुल के बात करना बेहद जरूरी है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।